हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सर्विंग सेकंड की स्टडी करने वाले हैं और आज इसका ये 7वां लेक्चर होने वाला है। जल्दी से आ जाएंगे भाई सभी दोस्त। सभी के लिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, सुधांशु वर्मा जी आ चुके हैं। तो बच्चों एक्चुअल में आज का अपना जो सेशन होना था वो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का था अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। बट आप सभी को पता है कंटूरिंग चैप्टर हमारा चल रहा है और कंटूरिंग के 2 ही टॉपिक अपने बचे हुए हैं। इसीलिए हम भाई क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो 2 टॉपिक बचे हैं उसको कवर कर लेते हैं ताकि जो पहला चैप्टर कंटूरिंग वो पूरी तरह समाप्त हो जाए, वरना नेक्स्ट वीक में इसका फिर जो है टर्न आता। इसीलिए आज हम इसको कंप्लीट कर देते हैं कंटूरिंग को पूरी तरह से, फिर आपका कल से अर्थक्वेक को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो सके। अब आप में से बहुत सारे बच्चे नए हो सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे के ऑफर के उपलक्ष्य में कोर्स को ज्वाइन किया हो, तो उन सभी बच्चों को मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आज सर्विंग सेकंड का ये 7वां लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। इधर रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन पे संडे तो छुट्टी रहती है आपकी और मंडे का रक्षाबंधन है 19 का, तो रक्षाबंधन की भी छुट्टी मिलेगी 1 दिन की आपको, है ना। तो जो संडे और मंडे का टाइम रहेगा 2 दिन का, इन 2 दिन में ये जो पीछे के 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं प्लीज आप सभी कवर कर लें, है ना। एक तो अभी आज भी आप पुराने लेक्चर पहले देखें, इसके बाद जो आपका संडे और मंडे का टाइम रहेगा 2 दिन लीव रहेगा आपका, रक्षाबंधन की छुट्टियां रहेंगी, तो उनमें आप लोग जो है जितनी वीडियो बची हुई है आपकी 5-6 वीडियो, उनको देख करके नोट्स वगैरह अपने तैयार कर ले अच्छे तरीके से, फिर आप साथ साथ लाइव क्लास पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अभी आप लोग बीच में से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा जो कंटूरिंग चैप्टर है दोस्त, इसमें हम टॉपिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए। डेफिनेशन हमने बता दी, कंटूरिंग पर्पस बता दिए, कंटूर इंटरवल हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बता दिया, और कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स बता दिए, इसके सभी कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, कंटूर मैप के यूज बता दिए, कंटूर के टाइप बता दिए। हम कंटूरिंग के मेथड पढ़ रहे हैं। कंटूरिंग के मेथड में भी एक मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा मेथड अपना चल रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड हम पढ़ चुके थे, इनडायरेक्ट मेथड चल रहा है, इनडायरेक्ट में भी स्क्वायर मेथड हमने पढ़ लिया था, क्रॉस सेक्शन मेथड चलेगा। तो आपको कम समझ आएगा अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं तो, क्योंकि बीच में से हो गया। इसलिए आप सबसे पहले शुरुआत के लेक्चर देखें, उसके बाद साथ साथ चलें, है ना। ओल्ड रिकॉर्डेड कोर्स आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, नई वाले ही आप देखिएगा, ठीक है। ओल्ड रिकॉर्डेड इसलिए दिए गए थे ताकि अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी कोर्स खत्म करना चाह रहा है सर से भी पहले, तो अपना रिकॉर्डेड देख के कवर कर सकता है। आप न्यू लेक्चर देखें, जितने हो चुके हैं पहले उन्हें कवर कर लीजिए, उसके बाद साथ साथ लाइव चलिएगा। अभी ज्यादा लेक्चर नहीं हुए, केवल 6 लेक्चर हुए सर्विंग के इससे पहले, और पहला तो केवल सिलेबस का था, 5 ही समझे पढ़ाई वाले लेक्चर, ठीक है। तो उन्हें देखेंगे पहले, बाद में आप इस क्लास को देखेंगे। स्टार्टिंग में बता दिया ताकि कोई बच्चा बाद में डिस्टर्ब ना करे। अब क्लास को भाई कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ जी बेटा, कल से अर्थक्वेक के ही लेक्चर आपके चलने हैं, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कल अर्थक्वेक ही चलेगा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। पीडीएफ मैंने जस्ट अभी अपलोड कर दिए हैं सर्वे के, जस्ट अभी क्लास के सेशन से पहले उन पीडीएफ से आप नोट्स अपना बना लीजिएगा। और अर्थक्वेक का जैसे बच्चा बोल रहे हैं नोट्स 5 लेक्चर 5 का नोट्स रह गया अपलोड होने को, तो उसे अपलोड कर देंगे। इसके पूरे कर दिए सारे अपलोड, ठीक है। चलिए भाई, आपको समझ आ गया क्या चलने वाला है। मेथड ऑफ कंटूरिंग अपना चल रहा है। मेथड ऑफ कंटूरिंग हमने कल के लेक्चर में बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा दिया गया, मैं रिवाइज करा रहा हूं जस्ट आपको। इसके 2 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमने समझ लिया था। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारी कंटूर लाइन होती है ना, उनको वास्तव में जमीन पे जाकर ट्रेस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये बताया था, इसके 2 पार्ट होते हैं, मतलब जो आपका डायरेक्ट मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र कार्य को 2 भाग में बांट लेते हैं, वर्टिकल कंट्रोल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। वर्टिकल कंट्रोल में आपको बताया गया था कि समुच्च रेखाओं को क्षेत्र में ढूंढना वर्टिकल कंट्रोल कहलाता है। अब उनको ढूंढ करके भाई फिर उनकी क्षैतिज स्थिति निर्धारित करना हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कहलाता है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक, हमने ये भी पढ़ लिया था। इसके बारे में डायरेक्ट मेथड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़े थे कि डायरेक्ट मेथड में जो एरिया होता है, डायरेक्ट मेथड छोटे एरिया के लिए सुटेबल होता है, इसमें हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, ये लार्ज स्केल पर कार्य करता है भाई, है ना। इसमें टाइम अधिक चाहिए, ये जो है एक्सपेंसिव मेथड है, यानी कि अधिक खर्च आता है इस मेथड में, और यहाँ पर कम कंटूर इंटरवल की आवश्यकता होती है। फिर हमने इनडायरेक्ट मेथड की बात करी थी। इनडायरेक्ट मेथड जो है कम खर्च वाला मेथड है, इसमें भाई लेबर भी कम लगती है, समय भी कम लगता है, ये सारी चीजें बता दी गई थी आपको, ठीक है। इस मेथड का हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया था। इसके बाद हमने बताया था इसके अंदर 2 मेथड आते हैं, स्क्वायर मेथड और मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्क्वायर मेथड भी हम लोग पूरी तरह समाप्त कर चुके थे। स्क्वायर मेथड में आपको बताया था पूरे एरिया को भाई, संपूर्ण एरिया को छोटे छोटे स्क्वायर में बांट लेते हैं। उन स्क्वायर का साइज बताया था 5 मीटर से और 30 मीटर तक के स्क्वायर में हम इसको बांट लेते हैं। फिर जो स्क्वायर के कोने वाले पॉइंट होते हैं, उन कोने वाले पॉइंट पे क्या करते हैं भाई, हम खुंटियां गाड़ देते हैं और उन पे स्टाफ रख करके उनके आरएल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। फिर आपको बताया गया था कि आप आरएल को भाई, जो आपने आरएल ज्ञात किए थे, इन आरएल को क्या करेंगे, अपने जो आपका सीट पेपर होगा जहां पर मैप बना रहे हैं उस पे इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद फिर इंटरपोलेशन द्वारा जो है आप कंटूर लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ये डायग्राम बताया था आपको स्क्वायर मेथड में अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके भी सारे पॉइंट बता दिए थे। तो यहाँ तक हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, यहाँ से आगे आप कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। जो न्यू बच्चे हैं वो इस लेक्चर को डायरेक्ट ना देखें, इससे पहले के जो लेक्चर हो चुके हैं उन्हें देख लीजिए। ये 7वां लेक्चर हो रहा है, इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। उन 6 लेक्चर को बैठ के बढ़िया से पहले रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट करिए। जब आप लाइव तक पहुंच जाए उसके बाद लाइव लीजिएगा, पीछे के सेशन जल्दी से खत्म कर लीजिए, ठीक है। आपके पास समय है 2-3 दिन का, इन 2-3 दिन में 5-6 लेक्चर पढ़ के बढ़िया से फिर आप यहाँ तक पहुंचिएगा, फिर साथ साथ चलेंगे आप लोग, ठीक है। अभी आप लीव कर दीजिए सेशन को, नए वाले लड़के जितने भी हैं, ठीक है। आप लोग पहले पुराना देख लीजिए जो आपको इससे पहले 6 लेक्चर पढ़ा दिए गए हैं, उसके बाद इसमें आइएगा, तब समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। चलिए, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं भाई। अब मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने जो हमारा मेथड ऑफ स्क्वायर था उसमें पूरे एरिया को स्क्वायर में बांटा था, ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे एरिया में क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो ये कोई एक एरिया था, ये हमने क्या कह दिया बच्चों, ये कोई भी अपना एक एरिया है जहां पर हमें क्या करना है, कंटूर सर्वे करना था इसका, ये एक एरिया था। सबसे पहले इस एरिया में हमने कुछ कंट्रोल पॉइंट कंसीडर कर लिए। मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। ये 3-4 पॉइंट ले लिए, जिसके बीच में हमने क्या कर दी भाई, सर्वे लाइन ड्रॉ कर दी। हमने यहाँ पर सर्वे लाइन, यहाँ पर स्क्वायर नहीं बनाएंगे, देखते चलिए आप ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर नहीं बनाएंगे, बट प्रोसीजर बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा।
प्रोसीजर जो है लगभग वैसे रहेगा सेम। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर ये कुछ कंट्रोल पॉइंट लिए दोस्त। अब ये जो हमने यहाँ कंट्रोल पॉइंट ले रखे हैं ये वाले, इन कंट्रोल पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, क्रॉस सेक्शन मेथड को समझना अच्छे से। ठीक है, ये हमने 4 कंट्रोल पॉइंट ले रखे हैं, ये वाला, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। यहाँ तक समझ आ रहा है? इस एरिया में कंट्रोल पॉइंट डिसाइड करके चारों तरफ से हमने क्या कर दी, लाइन खींच दी इस तरह से। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपकी यहाँ पर सेंटर लाइन हो गई, यहाँ से बिल्कुल बीच में सेंटर लाइन, ये क्या भाई, सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन खींचने इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मेथड होता है, ये मेथड भाई किसी भी सड़क, नहर, रेल मार्ग, इन सबके अलाइनमेंट के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अलाइनमेंट का मतलब संरेखण के लिए, क्योंकि संरेखण में हम क्या करते हैं, कोई रोड बनाएंगे तो रोड बनाने से पहले उसका अलाइनमेंट निर्धारित करते हैं, संरेखण निर्धारित करते हैं, यानी उस रोड की जो सेंटर लाइन होगी पहले उसको डिसाइड करते हैं। और यहाँ भी हम पहले क्या कर रहे हैं, सेंटर लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं उस पूरे एरिया का। तो इसका मतलब ये किसके लिए उपयुक्त है, हम कह देंगे ये मेथड जो आपका संरेखण सर्वे होता है, जिसे हम रूट या फिर अलाइनमेंट कहते हैं, जैसे सड़क, नहर, रेल मार्ग, इन सब के लिए समुच्च नक्शा बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है। समुच्च नक्शा मतलब कंटूर मैप बनाने के लिए। बच्चों ये किसके लिए ज्यादा यूजफुल हुआ आपका, तो ये आप कह देंगे कि ये मेथड आपका संरेखण सर्वेक्षण के लिए यूजफुल है। संरेखण सर्वेक्षण मतलब जो अलाइनमेंट का आप सर्वे कर रहे हैं, अलाइनमेंट का सर्वे, अलाइनमेंट किस किस का होता है, किसी सड़क का, नहर का, रेल मार्ग का, है ना, इन सब का। तो इन सब के यानी कि संरेखण सर्वेक्षण के लिए जो कंटूर मैप आप बनाते हैं, उस कंटूर मैप को बनाने के लिए उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। संरेखण सर्वेक्षण के कंटूर मैप को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है आपका ये वाला मेथड। ये पहली लाइन सभी को समझ आ गई? ठीक है भाई, ये पहली लाइन सभी को समझ आ गई, जल्दी से बता दीजिए। पहली लाइन में हमने क्या बताया कि जो क्रॉस सेक्शन मेथड होता है कंटूरिंग का, उसमें जो अलाइनमेंट वाले सर्वे हैं, जैसे सड़क, नहर, रेल लाइन, इन सब के लिए कंटूर मैप बनाने के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है ये मेथड। इतना आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रखी है वाली। ये हमने क्या ड्रॉ कर ली बेटा, यहाँ पर हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली, इसे कह देंगे सेंटर लाइन आपकी वाली। ठीक है, ये सेंटर लाइन होगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ उचित दूरी पर 2 लाइनें और खींच देंगे। कुछ उचित दूरी पर हमने मान लो एक लाइन खींच दी इसके लेफ्ट में, इसे मैं L1 लाइन नाम दे सकता हूँ, L1। ठीक है, यहाँ पर कुछ उचित दूरी पर। ठीक है भाई, एक लाइन ये हो गई और एक ऊपर है आपकी, यहाँ पर मैंने एक लाइन यहाँ खींच दी और एक ऊपर थी अपनी ये लाइन, ये बाहर बाउंड्री वाली लाइन। मैंने इसको कह दिया कि इसकी लेफ्ट में लाइन आ गई वाली, मैं इसको सपोज L1 कह दे रहा हूँ और इसको क्या कह दे रहा हूँ बच्चों, इसको L2 कह दे रहा हूँ, L2। तो ये सेंटर लाइन थी, इसके लेफ्ट में 2 लाइन होगी की वाली और एक ऊपर, बिल्कुल ऊपर ये थी। ठीक है, सेम इसी में क्या करना है, इसके राइट में भी उतनी ही दूरी पर यहाँ पर लाइन और खींच देनी है। एक लाइन ये होगी अपनी ये वाली, इसको मैं राइट में कह दूंगा, राइट में पहली लाइन है R1 और ये दूसरी लाइन है राइट वाली R2, जो बाहर वाली लाइन थी वाली। इस तरह से हमने लाइन से खींच ली। अब इसमें हमें क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर देने हैं, इन लाइन को काटते हुए परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन यहाँ पर खींच देने हैं। परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन कैसे खींचेंगे भाई, तो कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर लाइन डाल दीजिए यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से, है ना, उचित दूरी पर डाल देंगे इनको। वो दूरी क्या होती है, कितनी होती है, तो उसके लिए इंटरपोलेशन का यूज करते हैं, वो आगे बताएंगे आपको इंटरपोलेशन क्या है। ये खींच दिए, ऐसे एक क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पर काट दिया। एक क्रॉस सेक्शन हमने क्या किया भाई, एक क्रॉस सेक्शन ये काट रखा है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद एक क्रॉस सेक्शन इधर काट दिया। ऐसे करके यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम कई सारे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। ये सब क्रॉस सेक्शन खींच दिए हमने यहाँ पर। ये तो एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल स्क्वायर मेथड की तरह ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं बन रहे, ये जो है छोटे छोटे स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल टाइप से बन रहे थे, हम क्रॉस सेक्शन कहेंगे। तो जहाँ पर ये पॉइंट पर कट लग रहे हैं ना, जिस जगह पे ये कटा है भाई यहाँ पर, उन सब जगह पर हम मार्क कर लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये सब पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट पे जहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन आपके लाइन को काट रहे हैं, उन पे क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। मार्क मतलब निशान लगा लेंगे इन सब पे। ये तो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पे भी आपको यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। ये जब आपने इन सब पे क्या कर लिया, निशानदेही कर ली, निशान लगा लिए, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, जितने ही आपको पॉइंट मिल रहे हैं ना, जिन पर हम निशान लगाते जा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन वाले पॉइंट, पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कह सकते हैं, इन सभी पॉइंट पर स्टाफ रख करके और लेबलिंग द्वारा इनके आरएल निकाल लेंगे, है ना। इन सब पे स्टाफ रखेंगे और क्या कर लेंगे, लेबलिंग द्वारा आरएल निकाल लेंगे। आरएल निकालने का तरीका आपको पता ही होगा। आरएल निकालने के लिए सबसे पहले हम एचआई निकालते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करते हैं, बेंचमार्क का जो भी आरएल होता है उसमें बैक साइड जोड़ देते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। एचआई मिल जाता है। फिर जब हमें आरएल निकालना होता है रिड्यूस लेवल, तो ये जो एचआई निकल के आया है, इसी एचआई में से क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें से या तो इंटरमीडिएट साइड है तो इंटरमीडिएट साइड को घटाएंगे, और अगर कोई फोर साइड है तो फोर साइड को घटा करके आरएल निकाल लेंगे। तो इन सभी पॉइंट के आरएल निकाल देते हैं। आरएल निकालने पर आपको आरएल पता चल जाएंगे कि जो भी होंगे, जैसे मैंने कह दिया इसका 98 है, 99 है, ये 100 है, ये 101, 102, 103, ऐसे कुछ आ गए इनके आरएल। ठीक है, 104 सभी पॉइंट किसी प्रकार से आरएल लिख देंगे। फिर जो भी हमें कंटूर लाइन दी जाएंगी कि आप जो है कंटूर लाइन ढूंढ के बताइए 98.5 मीटर वाली कौन सी कंटूर लाइन है, कहां पर होकर गुजरेगी। जैसे हमने इसके पॉइंट भाई इसके सबके आरएल बताए, वैसे यहाँ पर इनके आरएल निकालते हैं। जैसे इसका 99, इसका 100, इसका 101, ऐसे आगे तक जो है सभी पॉइंट के आरएल हम यहाँ से बता देंगे जितने होंगे। तो हमसे कह दिया गया 98.5 मीटर वाली कंटूर लाइन यहाँ पर नक्शे पर बताइए कहाँ है आपकी। तो आप क्या करेंगे, 98 ये है, 99 ये है, इधर 98 इधर 99। तो हमें इंटरपोलेशन द्वारा, इंटरपोलेशन मेथड होता है ये बताने का कि कंटूर लाइन हमारी कहां पर है, उसे ढूंढना, वही इंटरपोलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, 98 99 के बीच में हमें 98.5 की लाइन मिलेगी, यहाँ भी इसके बीच में लाइन मिलेगी। तो यहाँ से होते हुए हम क्या करेंगे बच्चों, एक कंटूर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ऐसे। तो हमें पता चल गया ये जो लाइन है हमारी, ये कंटूर लाइन है 98.5 मीटर की। ऐसे ही हम सभी कंटूर लाइंस को इजीली ढूंढ सकते हैं इसमें। तो आपका क्रॉस सेक्शन मेथड हो जाता है। इसमें और उसमें अंतर कितना आया, अंतर सिर्फ इतना आया, जो स्क्वायर मेथड था उसमें हमें पहले से पता था कि छोटे छोटे स्क्वायर बनाने हैं 5 मीटर से और 30 मीटर डायमेंशन तक के। यहाँ पर क्या करने भाई, हम यहाँ पर सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सेंटर लाइन, इस सेंटर लाइन के बाद इसके लेफ्ट में लाइन खींचेंगे उससे दूरी पर, इसके राइट में लाइन खींचेंगे। फिर आप परपेंडिकुलर यहाँ पर क्रॉस सेक्शन काट करके और जो पॉइंट आपको पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेंगे उन सब पे स्टाफ रख करके आरएल ज्ञात कर लेंगे। आरएल ज्ञात करने के बाद इंटरपोलेशन द्वारा आप यहाँ पर कंटूर लाइंस को ढूंढ लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन मेथड। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको चीजें और आसान लगने लगेंगी। ठीक है, एक बारी से पढ़ और लेते हैं ताकि चीजें आपको और इजी लगे।
समझ पा रहे हैं भाई सब बच्चे? चलिए, तो ये पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया था कि ये जो मेथड है आपका, ये अलाइनमेंट सर्वे जो होता है, जैसे सड़क, नहर, रेल मार्ग, इन सब के लिए कंटूर मैप बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होता है, समुच्च नक्शा बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। सड़क, नहर आदि की मध्य रेखा के संरेखण पर उपयुक्त अंतराल पर क्रॉस सेक्शन काट लिए जाते हैं। यही बात लिखी गई है बच्चों। सबसे पहले जो सड़क और नहर होती है, इन सब की जो सेंटर लाइन है, इसके संरेखण पर हम क्या करते हैं, ये सेंटर लाइन हो गई, इसके संरेखण पर उचित अंतराल पर, है ना, उचित अंतराल पर, यहाँ पर कुछ अंतराल लेकर के, और हमने क्या काट लिया बच्चों, क्रॉस सेक्शन काट लिया। पहले लाइंस खींची, लेफ्ट में भी, राइट में भी, फिर इन पे सब पे क्रॉस सेक्शन काट देते हैं। ये पॉइंट पहला सबको क्लियर हो गया। अगर पहला पॉइंट आप सबको समझ में आ गया हो तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे मूव कर लेता हूं। फर्स्ट पॉइंट अगर आप सभी को समझ आया हो दोस्त, तो प्लीज मुझे बता दें आप लोग कि यस सर हम समझ चुके हैं। बताएं भाई सभी बच्चे प्लीज, आपको सबको समझ आ गया। यहाँ पर हमने ये जो कंट्रोल लाइन ढूंढ के बताई है, ये कंट्रोल लाइन हमारी कौन सी है, 98.5 की कंट्रोल लाइन है। कंफर्म करें, पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा भाई आपका, सेम जो समझाया है वो आरएल वाला, कि प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पर सेंटर लाइन के दोनों ओर किसी पूर्व निर्धारित दूरी पर लेवल तथा गज का प्रयोग करके विभिन्न बिंदुओं के आरएल ज्ञात करते हैं। यही मैंने आपको बताया था भाई, समानीत तल का मतलब क्या हो गया, आरएल। इसका मतलब होता है बच्चों आरएल, है कि नहीं? तो मैंने यही तो कहा था आपसे, बोलिए, मैंने सेम चीज बोली थी आपसे। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर जितने भी आपने यहाँ पर लाइनें खींची थी, उन पर मध्य रेखा के दोनों ओर जो जितने भी आपके यहाँ पर क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं, ये वाले क्रॉस सेक्शन, ये भाई इन पर क्या करेंगे हम, तो हमने कहा प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर मध्य रेखा के दोनों ओर पूर्व निर्धारित दूरी पर लेवलिंग और स्टाफ का यूज करके हम विभिन्न बिंदुओं के आरएल निकालते हैं। आरएल निकाल लिया हमने सभी बिंदुओं के, समझ आ गया ना आप सबको? हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर बच्चे, हम यहाँ पर आरएल निकाल रहे हैं, आरएल, आरएल ज्ञात कर लेते हैं, आरएल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कहां पर आरएल ज्ञात कर रहे हैं, तो जो हमारे क्रॉस सेक्शन थे सेंटर लाइन के दोनों ओर पूर्व निर्धारित दूरी पर, उनके सभी बिंदुओं पर आरएल ज्ञात कर लेते हैं। अनुप्रस्थ काट का जो अंतराल होता है, यानी जो यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शन काटे हैं, ये कितने अंतराल पर काटे जाएंगे, ये लाइंस और ये लाइंस के बीच का जो गैप होता है, ये किस पर डिपेंड करता है भाई, ये क्षेत्र के प्रकार पर और कार्य की महत्वता पर डिपेंड करेगा कि आपका जो एरिया वो किस प्रकार का है, कार्य हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। कार्य जो हमारा अगर कम इंपॉर्टेंट है और बड़ा एरिया है, तो ये अंतराल दूर दूर रख लेंगे। ये मैंने आपको वहां भी बताया था, जहां पर मैं इसके बारे में बता रहा था आपको, जो फैक्टर्स थे, कंटूर को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर थे, वहां भी मैंने कहा था कार्य जो है कम इंपॉर्टेंट है और एरिया बड़ा है, तो आप दूर दूर ले सकते हैं क्रॉस सेक्शन को। और अगर कार्य आपका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, एरिया छोटा है, तो आप ये जो आपके क्रॉस सेक्शन है, इनको पास पास ले सकते हैं, कम दूरी पर ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर कहा गया है कि अनुप्रस्थ काट का जो अंतराल है, इसका जो गैप रहेगा, क्रॉस सेक्शन का जो गैप रहेगा, अनुप्रस्थ काट का जो स्पेस है, वो क्षेत्र के प्रकार और कार्य की महत्ता के ऊपर निर्भर करता है, इंपोर्टेंस पर डिपेंड करेगा। विभिन्न बिंदुओं एवं उनके आरएल को नक्शे पर अंकित कर लिया जाता है। जितने भी पॉइंट है, ये वाले पॉइंट सब, इन सभी पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, और इनके जो भी आरएल है उन सबको नक्शे पर अंकित कर लेते हैं। हमने सारे पॉइंट और इनके आरएल जो है कहां पर दिखा दिए, नक्शे पे प्लॉट कर लिए। अब इनको नक्शे पे प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे भाई, विभिन्न उच्चता की समुच्च रेखाएं जो है हम पता कर लेंगे, और इनको पता करने का तरीका होता है इंटरपोलेशन। भाई हम जो हम कंटूर लाइंस को ढूंढते हैं, उसको ढूंढने का तरीका क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन कहलाता है। तो हम समुच्च रेखाएं जो अंतर्वेशन यानी इंटरपोलेशन द्वारा नक्शे पर खींच लेते हैं। ये इंटरपोलेशन बार बार आ रही है, क्या है, बस इसके जस्ट बाद ही टॉपिक आ रहा है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि समान ऊंचाई वाले जो बिंदु हैं उन्हें मिलाकर के कंटूर लाइन जो हम खींचते हैं, उस कंटूर लाइन को ढूंढना ही इंटरपोलेशन कहलाता है। कंटूर लाइन को ढूंढना ही क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन कहलाता है। तो इंटरपोलेशन द्वारा ही हम ये काम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये 98 है, ये 99 है, तो इन दोनों के कहीं बीच में पड़ेगा 98.5, तो हमने ये ढूंढ लिया। ऐसे यहाँ 98 वाला पॉइंट था, 99 वाला पॉइंट था, इन दोनों के बीच में 98.5 पड़ेगा कहीं, ये पॉइंट हमें मिल गया, कंटूर लाइन वाला पॉइंट। तो हमने इनको मिलाकर के आपस में कह दिया कि ये कंटूर लाइन है, ये ढूंढ लिया हमने। ये तरीका जो है ये इंटरपोलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये अलग अलग तरह से किया जाता है इंटरपोलेशन। ये वाला जो तरीका है जिसमें हम अनुमान से बता दे रहे हैं कि बीच में कहीं मिल जाएगा आपको 98 और 99 के बीच में 98.5 वाला पॉइंट, ये मेथड होता है एस्टिमेटिंग मेथड। ये सबसे अशुद्ध मेथड है इंटरपोलेशन का। इंटरपोलेशन का एक और मेथड होता है जिसमें कैलकुलेशन की जाती है, अर्थमेटिक मेथड, वो सबसे बढ़िया मेथड होता है। उसमें कैलकुलेशन करके निकालेंगे पॉइंट, यही निकल के आएगा आपका, आगे सिखाएंगे वो चीज भी। ठीक है, तो फिलहाल इनडायरेक्ट मेथड आपको सबको समझ आया, ये बता दीजिए भाई, दो ही पॉइंट है इसके, ये दो पॉइंट है सिर्फ इसके बेटा। क्रॉस सेक्शन मेथड के दो ही पॉइंट है कि क्रॉस सेक्शन मेथड आपका संरेखण सर्वेक्षण के लिए, नक्शा बनाने के लिए यूजफुल होता है। इसमें क्या करते हैं, जो सेंटर लाइन होती है उसके संरेखण पर उपयुक्त अंतराल पर क्रॉस सेक्शन काट लिए जाते हैं, और प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पर मध्य रेखा के दोनों ओर पूर्व निर्धारित दूरी पर लेवलिंग और स्टाफ का यूज करके आरएल ज्ञात कर लिए जाते हैं। अब भाई जो आपके क्रॉस सेक्शन का अंतराल है, ये क्षेत्र के प्रकार और कार्य की महत्ता पर डिपेंड करेगा। ठीक है, विभिन्न बिंदु और उनके जो आरएल होते हैं उनको नक्शे पर अंकित कर लेते हैं, एंड विभिन्न उच्चता की समुच्च रेखाओं को इंटरपोलेशन द्वारा नक्शे पर खींच लेते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना था। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, यहाँ मैंने अच्छे से डायग्राम बना दिया, पहले ही जो समझाया था वही डायग्राम है, स्पष्ट आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ये आपको स्पष्ट दिखा, ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा। यहाँ जो मैंने ये समझाया ना, ये वाला यहाँ पर ये डायग्राम वही मैं पीछे स्पष्ट रूप से बना के आपको दे रखा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसको बना लीजिएगा आप लोग। सेम यही वाला डायग्राम वहां बना रखा है, सेम। ठीक है, तो वहां वो जो बना रखा है उसको अपने नोट्स में बनाना है आपको। समझा, मैंने यहाँ दिया था, पीछे मैंने बना के दे दिया आपको, एक बार और दिखा देते हैं सेम है या नहीं। यही वाला है सेम, वो भी यही वाला डायग्राम है वहां पर, तो आप उसे जो है बना लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है ना सभी बच्चे, ठीक है जी। तो यही हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, देख लीजिए आप। ये रहा, हमने पहले क्या किया भाई, सबसे पहले हमने यहाँ पर सेंटर लाइन खींच ली। ये हमारी यहाँ पर सेंटर लाइन थी वाली, ये जो सेंटर लाइन है, ये क्या भाई सेंटर लाइन है, मैं सीसी नाम दे दे रहा हूँ इसको। ये सेंटर लाइन होगी बीच वाली, ये जो सी पॉइंट पे लिखा है वाला। इसके ऊपर भी उचित अंतराल पे हमने दो लाइनें खींच रखी हैं, जैसे कह सकते हैं इसके लेफ्ट में पहली लाइन, इसके लेफ्ट में दूसरी लाइन, राइट में हमने लाइन खींच दी, राइट में पहली लाइन ये रही, और राइट में दूसरी लाइन ये वाली।
तो हमने लाइंस खींच रखी यहाँ पर, फिर क्रॉस सेक्शन काट दिए उचित अंतराल पर, ये वाले जितने पॉइंट हमें मिले हैं इन सब पॉइंट पे स्टाफ रख के आरएल निकाल लिए। आरएल निकालने के बाद इनको अंकित कर दिया नक्शे पर, आरएल को कितना कितना था। इसके बाद हमें जो कंटूर लाइन दे रखी है, जैसे पहली कंटूर लाइन दे दी गई 98.5 मीटर की, दूसरी 99.5 की, तीसरी 100.5 और चौथी जो है 101.5 की लाइन दे दी गई। ये चारों लाइनें हमें यहाँ पर ढूंढ के बतानी है कहाँ कहाँ होंगी। तो 98.5 वाली जो है 98 99 के बीच में होगी, ये रही। और भाई जो आपकी 99.5 है ये 99 और 100 के बीच में आएगी। 99 ये रहा, 100 ये रहा, 99 100 यहाँ पर, 99 100 यहाँ, 99 100 इनके बीच में पॉइंट लगा लिए। जैसे 99 और 100 ये बीच में यहाँ पॉइंट आ गया, ये भी 99 100 यहाँ पॉइंट आ गया, ये भी 99 और 100 यहाँ पॉइंट आ गया, ये 99 और 100 यहाँ पॉइंट आ गया। इन सबको आपस में मिला के ये दूसरी कंटूर लाइन खींच दी। आप चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं। ये पहली कंटूर लाइन हो गई, दूसरी कंटूर लाइन हो गई, ये तीसरी कंटूर लाइन हो गई और ये चौथी कंटूर लाइन हो गई। चारों कंटूर लाइन हमने उसी तरह दिखा रखे हैं। जैसे 101.5 वाली बतानी है तो हमने कह दिया 101 और 102 के बीच में आएगी, तो ये 101 और 102 इसके बीच में, 101 102 इसके बीच में, 101 102 यहाँ पर पॉइंट लगाओ, 101 102 यहाँ पॉइंट, 101 102 यहाँ पॉइंट, 101 102 यहाँ पॉइंट और ऐसे ही 101 102 यहाँ पॉइंट, 101 और 102 यहाँ पॉइंट। ठीक है, इन सबको मिलाते हुए हमने ये कंट्रोल लाइन खींच दी, हमारी चौथी कंट्रोल लाइन थी। सारी कंट्रोल लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये सेम डायग्राम बन कैसे पाएगा, तब बन पाएगा, मैंने कल भी बताया था ये चीज। जैसे आरएल जो आप यहाँ पर नोट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट करेंगे, 98 से शुरू कर दिया आपने, आगे तक ले गए। फिर अगला वाला जो शुरू करेंगे यहाँ से स्टार्ट करना, 99 से आगे तक ले जाइएगा सेम। फिर इसके आगे वाला यहाँ से शुरू करिएगा 100 से आगे तक, ये वाला 101 से शुरू हो जाएगा इस वाले से, और ये जो शुरू होगा इससे शुरू हो जाएगा आगे तक। ठीक है, और आराम से आप लोग फिर यहाँ पर ये डायग्राम बना सकते हैं जी। ठीक, अब जब आप इंटरपोलेशन देख लेंगे ना फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली आपका दूसरा मेथड कंप्लीट होता है। इस मेथड के कुछ कंपटीशन अप्रोच से कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। क्रॉस सेक्शन मेथड से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। क्रॉस सेक्शन मेथड बच्चों लार्ज एरिया के लिए सुटेबल होता है, बड़े एरिया के लिए, क्योंकि जो हम स्क्वायर बना रहे थे छोटे छोटे स्क्वायर, तो उनमें तो बहुत ज्यादा नापतोल करनी पड़ती थी, समय ज्यादा लग जाता फिर। लेकिन इसमें क्या भाई, लार्ज एरिया के लिए है, बड़े एरिया के लिए क्रॉस सेक्शन खींच दे जाइए फटाफट से, कम टाइम में काम खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये किसके लिए सुटेबल होता है, तो हम कह देंगे लार्ज एरिया के लिए सुटेबल है। लार्ज एरिया के लिए सुटेबल होता है और टाइम इसमें कम लगता है, ये तो हम बता ही चुके हैं, टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी कम मिल पाती है, लो एक्यूरेसी मिल पाती है। जब एरिया बड़ा है भाई तो स्केल छोटा होगा, क्योंकि बड़ा एरिया का मतलब एक बट्टे लार्ज, अगर एक बट्टे बड़ा कोई भी नंबर हो तो उसका स्केल छोटा हो जाता है, तो ये स्मॉल स्केल के लिए सुटेबल होता है। कंटूर इंटरवल इसमें ज्यादा रखा जाएगा, जो सीआई होगा कंटूर इंटरवल वो ज्यादा लिया जाता है। ठीक है भाई, वो क्या लिया जाता है, ज्यादा लिया जाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन मेथड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। क्रॉस सेक्शन मेथड खत्म हुआ तो फाइनली आपका टॉपिक भी खत्म हुआ। इन दोनों में जो डिफरेंस के कुछ पॉइंट अगर पूछ ले आपसे कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं, इनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। सेम वही है भैया जो आपको मैंने यहाँ पर बताया है, वही पॉइंट के रूप में डिफरेंस में लिख दिया है। डायरेक्ट मेथड में ये कठिन विधि है, संपूर्ण क्षेत्र का नियंत्रण आसानी से नहीं होता है। ये आसान है भाई, आसानी से क्षेत्र को सेक्शन में बांटा जाता है और कंट्रोल किया जा सकता है। समुच्चय रेखाएं जो है यहाँ पर अधिक परिशुद्ध होती हैं, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, क्योंकि आरएल से आरएल भाई जो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कंट्रोल लाइन है वो स्पॉट लेवल से सीधे लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं यहाँ पर आरएल। ये कार्य की परिशुद्धता यहाँ पर कम होती है, क्योंकि समुच्चय रेखाओं को हम यहाँ पर अंतर्वेशन द्वारा लगाते हैं, इंटरपोलेशन द्वारा अंदाज से लगा रहे थे ना बीच बीच में, इसलिए ये जो है कम परिशुद्ध होता है। कार्य की जांच यहाँ पर स्थल पर ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, लेबलिंग जो है भाई क्षेत्र तलेक्षण क्षेत्र सामने होता है, यानी कि जो हम लेबलिंग कर रहे थे डायरेक्ट मेथड में सीधे फील्ड पर ही करते हैं, जबकि इसमें ऑफिस में बैठ के कर रहे थे इंटरपोलेशन। कार्य की जांच नहीं हो पाती क्योंकि अंतर्वेशन क्षेत्र से हटकर कार्यालय में किया जाता है। कार्य कठिन पड़ता है क्योंकि समान आरएल के बिंदु ढूंढने में समय लगता है। ठीक है भाई, समान आरएल वाले पॉइंट को ढूंढने में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर समय लगता है। याद रख पाएंगे ये चीज सभी बच्चे? ठीक है, चलिए। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, समुच्चय रेखा कार्य सरल होता है, सुविधा अनुसार बिंदु लेकर उनके आरएल जो ज्ञात कर लेता है, अपने अनुसार ले रहा है ना बिंदु। तो मान लो हमने कह दिया स्क्वायर मेथड पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर हमने अपने आधार पे ले लिए, छोटे छोटे 5-5 मीटर के स्क्वायर ले लिए, पॉइंट अपने हिसाब से डिसाइड कर लिए, उनके आरएल निकाल लिए तो टाइम कम लगेगा। और वहां तो हमें बहुत सारे पॉइंट आरएल निकाल के ढूंढना पड़ रहा था। यहाँ पर बात करें तो समय एवं व्यय अधिक लगता है, इसमें अपेक्षाकृत समय और व्यय जो है कम लगता है। ठीक है, ये विधि छोटे क्षेत्र के लिए सही है और ये बड़े क्षेत्र के लिए। ठीक है, ये विधि समान ढाल वाली भूमि के लिए अधिक यूजफुल है, ये उबड़ खाबड़ भूमि के लिए भी अधिक उपयुक्त होती है। समझ रहे भाई? चलिए, इसमें लास्ट पॉइंट जो आपका वो क्या है भाई, यहाँ पर थिन स्ट्रिप के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी जहाँ पतली पतली पट्टियां बनी हो उनके लिए उपयुक्त नहीं है ये। और ये थिन स्ट्रिप के लिए भी किया जाता है, जैसे सड़क नहर हो गए, पतली पतली पट्टियां सड़क नहर की, तो उनके लिए भी यूजफुल है। लेकिन ये सड़क वगैरह के लिए यूजफुल नहीं है। इसमें एक एरिया कैसा होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, किसी बिल्डिंग वगैरह के लिए, तो उसके लिए ज्यादा यूजफुल है ये सड़क के लिए यूजफुल था, सड़क और नहर के लिए। तो ये भाई डिफरेंस के पॉइंट आराम से आपको समझ आ रहे होंगे, इनको बढ़िया से लिख लीजिएगा। सेम पॉइंट इंग्लिश में भी आपको दे रखे कंपेरिजन के, तो ये आपका खत्म होता है भाई पूरी तरह से। ठीक है, ये पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई आप सभी को। अब लास्ट टॉपिक आता है आपका इंटरपोलेशन। लास्ट टॉपिक आता है इंटरपोलेशन, स्कोर पढ़ लेते हैं, फिर आपका पहला चैप्टर पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए और आप ना कर पाए, सारा कुछ हो जाएगा बहुत अच्छे से कवर। ठीक है जी, चलिए। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक है इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी परिभाषा बताई थी इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर की, क्या परिभाषा बताई थी? मैंने कहा था आरएल तो हम भाई ले रहे थे कंटूर के मेथड में, लेकिन उन आरएल के माध्यम से जब हम अपनी कंटूर लाइंस को ढूंढ रहे थे कि कहां कहां होंगी हमारी कंटूर लाइन नक्शे पर, तो वही इंटरपोलेशन था, जिसमें हमने 98-99 के बीच में अंदाज से एक पॉइंट लगाया और वहां के लाइन खींच दी, ये हमारी कंटूर लाइन हो रही है। तो हमने ढूंढ ली कंटूर लाइन हमारी कहां पर थी, 98.5 आरएल वाली। इसी को हम इंटरपोलेशन कह रहे थे, अंतर्वेशन कह रहे थे। तो किसी कंटूर मैप पर किसी रिक्वायर्ड कंटूर लाइन का मतलब होता है आवश्यक कंटूर लाइन, जिस कंटूर लाइन की हमें जरूरत है ढूंढने की, उस आवश्यक कंटूर लाइन को ढूंढना तथा नक्शे पर कंटूर लाइन बनाना समुच्चय रेखाओं का अंतर्वेशन कहलाता है। तो भाई इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या डेफिनेशन होगी दोस्त? तो किसी कंटूर मैप पर किसी रिक्वायर्ड कंटूर लाइन को ढूंढना,
ठीक है, किसी भी कंटूर मैप पर किसी रिक्वायर्ड कंटूर लाइन को ढूंढना एंड नक्शे पर उसे कंटूर, भाई एंड क्या करना, एक बार और, यहां तक तो सही है, हाँ जी, ढूंढना एंड आगे नक्शे पर कंटूर लाइन बनाना, एंड नक्शे पर कंटूर लाइन बनाना। ठीक है, क्या कहलाता है, समुच्च रेखाओं का अंतर्वेशन कहलाता है। जिस लाइन को मैंने हाईलाइट किया, इसकी डेफिनेशन हो गई, किसी कंटूर मैप पर किसी रिक्वायर्ड कंटूर लाइन को ढूंढना एंड नक्शे पर कंटूर लाइन बनाना, क्या कहलाएगा बच्चों, इंटरपोलेशन कहलाएगा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, सिर्फ लाइन को ढूंढना और नक्शे पर कंटूर लाइन को ड्रॉ करना, नक्शे पर कंटूर लाइन को बनाना। परिभाषा सभी को समझ आई। फाइंडिंग ए रिक्वायर्ड कंटूर लाइन ऑन कंटूर मैप एंड ड्राइंग कंटूर लाइन ऑन द मैप इज कॉल्ड इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर लाइन। हम क्या कर रहे हैं, कंटूर मैप पर कंटूर रिक्वायर्ड कंटूर लाइन को फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद उसे ड्रॉ कर रहे हैं कंटूर लाइन को मैप पर, इसी को इंटरपोलेशन कह रहे हैं। ठीक, अगर आपको फिर भी काम समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम फटाफट से बना देता हूँ। जैसे हमने यहाँ क्या कर दिया भाई, यहाँ पर हमने ये हो गया हमारा कोई भी एक एरिया जिसका कंट्रोल पॉइंट है, ये एरिया मतलब कुछ इस तरह से था, एरिया कुछ इस तरह से था, ऐसे ऐसे एरिया था। यहाँ पर हमने कुछ कंट्रोल पॉइंट डिसाइड किए वाले, ठीक है, डिसाइड करके मान लो मैं स्क्वायर मेथड की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर स्क्वायर मेथड के माध्यम से यहाँ क्या कर दिया भाई, यहाँ पर मैंने स्क्वायर बना दिए छोटे छोटे, इतने भी छोटे नहीं, थोड़े बड़े कर लेते हैं, यस, ऐसे करके हमने यहाँ कुछ स्क्वायर बनाए है। ठीक है ना, डायग्राम बहुत जरूरी है सर्वे में, डायग्राम्स को समझ लेंगे आप तो सर्वे पूरा समझ लेंगे आसानी से। और डायग्राम समझने में अगर आपको कोई दिक्कत आई तो फिर सर्वे को समझने में दिक्कत होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है भाई। ये अब इन सब के जो पॉइंट है ये वाले, इन सब पॉइंट्स के आरएल पता कर लेते हैं, आरएल पता करके और जो है आप समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को ढूंढ करके नक्शे पर समोच्च लाइन ढूंढ लेंगे और उन्हें प्लॉट कर देंगे इंटरपोलेशन। तो ये आरएल तक तो कोई बात नहीं, आरएल तक हम जब हमने निकाले यहाँ पर, जैसे हमने कह दिया इसका जो आरएल है मैं सेम वे में ले रहा हूँ, 98, 99, 100, 101, 102। फिर यहाँ से कितने से स्टार्ट करेंगे, 99 से, 99, यहाँ 100, यहाँ 101, यहाँ 102 और यहाँ 103। फिर यहाँ बात करें तो 100 से शुरू करेंगे, 100, 101, 102, 103, 104। ये हमने अंदाजे से ले लिए अपने कि ये आरएल आ रहे हैं, फील्ड पे तो वास्तव में ये निकाले जाते हैं, 101, 102, 103, 104 और 105, इस तरह से ये आरएल हो गए सभी के। अब हमने क्या कहा भाई, हमने कहा किसी कंटूर मैप पर जो रिक्वायर्ड कंटूर लाइन है, रिक्वायर्ड कंटूर लाइन का मतलब जो मैं कंटूर लाइन दी गई होती है, जैसे मैंने कह दिया रिक्वायर्ड कंटूर लाइन में मेरी 98 और 98.5 मीटर की लाइन बताओ, 99.5 मीटर की लाइन बताओ कहां पर है, और मैंने कह दिया कि 100.5 मीटर वाली लाइन बताओ। मैंने 3 लाइन दे दी, ये मेरी 3 लाइन क्या होगी, रिक्वायर्ड कंटूर लाइन हो गई। यहाँ पर मुझे ढूंढ के बतानी है ये, तो कहाँ होगी भाई ये लाइन है, तो बहुत आसानी से हमने क्या कर दिया भाई, सबसे पहले हमें 98.5 चाहिए, 98, 99 के बीच में बता दिया, इन दोनों के बीच में यहाँ बता दिया, तो इनको आपस में मिला दिया, लो जी पहली कंटूर लाइन मिल गई। कोई बड़ा बात है, कोई बड़ी बात है बताइए, आपने कहा नहीं सर बिल्कुल आराम से बता दी, पहली कंट्रोल लाइन ये रही आपकी। हमने कहा 99.5 बताना, 99, 100 इसके बीच में पॉइंट लगा दिया, 99, 100 इसके बीच में पॉइंट लगा दिया, 99, 100 यहाँ पॉइंट लगा दिया, इन दोनों के बिल्कुल बीच में लगा दिया अंदाजे से, और यहाँ पर हमारी दूसरी कंट्रोल लाइन निकल गई। ये क्या होगी भाई, ये हमारी दूसरी कंट्रोल लाइन हो गई, दूसरी वाली। तो हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम अपनी रिक्वायर्ड कंट्रोल लाइन को नक्शे पर ढूंढ रहे हैं, ढूंढा हमने यहाँ पर, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में पॉइंट आएगा, ढूंढा, ढूंढ के उसको नक्शे पे कंटूर खींच दिया, तो हम इसको कह देते हैं इंटरपोलेशन। 100.5 इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में ढूंढ लिया, इन दोनों के बीच में ढूंढ लिया, इन दोनों के बीच में हो गया, ये 100 और ये इनके बीच में, ये इनके बीच में, इन सबको आपस में मिला दिया हमने यहाँ पर, इन सबको मिला दिया यूं इस तरह से कुछ, ये हमारी अगली कंट्रोल लाइन हो गई। ये कौन सी, तीसरी कंट्रोल लाइन हो गई। तो लो जी हो गया इंटरपोलेशन, समझ गए आप लोग, यही तो है इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन में करते क्या है, हम किसी भी कंटूर मैप पर किसी रिक्वायर्ड कंटूर लाइन को, रिक्वायर्ड कंटूर लाइन ये रही, इनको ढूंढना और नक्शे पर कंटूर लाइन बनाना, यही कहलाता है इंटरपोलेशन। ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी आप सबको। अब भाई इंटरपोलेशन करने के भी 3 अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर ये काम जो मैं कर रहा था, ये मेरा मेथड था एस्टिमेटिंग। ये मैं किस मेथड से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जिस मेथड से काम कर रहा हूँ उस मेथड का नाम हो गया दोस्त एस्टिमेटिंग। ये जो मैं अंदाजे से ढूंढ दे रहा था ना पॉइंट को, यहाँ पर ये मैं बिना नाप तोल के तुक्के से यहाँ पर बता दिया कि आपका 98.5 वाला पॉइंट है, ये भी 98.5 वाला पॉइंट है। तो बेसिकली मैं कैसे बता पा रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर अंदाजे से बता रहा हूँ, अनुमान से बता रहा हूँ। और जहाँ पर बात अनुमान की आती है वहाँ हमारा एस्टिमेट मेथड काम करता है। तो ये मेथड कौन सा हो गया, एस्टिमेट मेथड। ये एस्टिमेट मेथड से हमने बताया है। ठीक, एक तो होता है यहाँ पर एस्टिमेट बाय एस्टिमेशन यानी अनुमानित विधि, दूसरा होता है बाय कैलकुलेशन, इसको हम अर्थमेटिक या कैलकुलेशन मेथड कह देते हैं, और तीसरा ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। 3 मेथड है ये, ठीक है। कितने मेथड होते हैं, 3, बाय एस्टिमेशन, बाय कैलकुलेशन, बाय ग्राफिकल मेथड। अब आपकी किताब में देखेंगे तो इनको डिटेल में देख नहीं रखा होगा, एक आध लाइन लिख के दे रखी होगी बस, बट मैं इनको भी तीनों को समझा देता हूं अच्छे तरीके से, ताकि इसमें दोबारा जीवन में दिक्कत ना आए आपको इंटरपोलेशन में। तो इंटरपोलेशन क्या होता है समझ चुके, कितने मेथड से करते हैं समझ चुके, 3 मेथड से, बाय एस्टिमेशन, बाय कैलकुलेशन, बाय ग्राफिकल मेथड, 3 तरह से करते हैं। पहला एस्टिमेशन मेथड ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, सिर्फ इसके पॉइंट पढ़ लीजिए। भाई इंटरपोलेशन बाय एस्टिमेशन के सिर्फ पॉइंट सुन लीजिए क्या क्या है, डायग्राम से आपने समझ लिया था, ठीक है, बिल्कुल मोहित सिंह जी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट याद रखेंगे, ये एक इम्परफेक्ट मेथड है। आप बताइए एस्टिमेशन कोई परफेक्ट मेथड थोड़ी है, आप यहाँ पर अंदाजे से बता रहे हैं इनके बीच में होगा पॉइंट। मान लो ये तो हमने आसान ले रखे थे आरएल 98.5, वही मैं कह देता 98.75 है, तो 98.75 भी आप अंदाजे से ढूंढते हैं यहाँ पर कहाँ है। मान लो आप इधर कहीं बताते तो तुक्का से तो बता रहे, वास्तव में थोड़ी निकल के आ रहा है कि यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब ये भाई ये जो है इम्परफेक्ट मेथड है, पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, शुद्ध भी नहीं है ये। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको, ये क्या है, ये एक इम्परफेक्ट मेथड है।
इंग्लिश में आपको अपने से लिखना है इसको, दिस इज इम्परफेक्ट मेथड। मैंने बाइलिंगुअल मेंशन कर दिया साथ में, लास्ट का पॉइंट बड़ा था उसको अलग से इंग्लिश में दे दिया है। बाकी इन सभी पॉइंट को आपको सेम वे में है, आप इंग्लिश वाले प्रॉपर इंग्लिश में नोट कर लेना, हिंदी वाले ऐसे नोट कर लेना इन सब पॉइंट को, इनमें अलग से इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस मेथड में यह एज्यूम किया जाता है भाई, इसमें हम अपने से एज्यूम करते हैं कि जो ग्राउंड है आपका, जो जमीन है वो यूनिफॉर्म है या फिर रेगुलर स्लोप में है, निश्चित स्लोप में है या फिर यूनिफॉर्म एक समान है भूमि, इरेगुलर शेप में नहीं मानते इसको या नॉन यूनिफॉर्म स्लोप में नहीं मानते, अपने से एज्यूम कर लेते हैं कि स्लोप जो है कैसा यूनिफॉर्म है, तभी आरएल हमने यहाँ पर एक समान रूप से ले रखे हैं। तो इस मेथड में क्या होता है बच्चों, इस मेथड में एज्यूम किया जाता है, क्या एज्यूम किया जाता है, आप कह देंगे इसमें एज्यूम करते हैं हम कि जो हमारा ग्राउंड है वो यूनिफॉर्म है, ग्राउंड कैसा है बच्चों, ग्राउंड वो ग्राउंड यूनिफॉर्म है और रेगुलर स्लोप वाला है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। यहां तक क्लियर समझ आया सभी को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हमने कह दिया, इस मेथड का यूज हम तब करेंगे जब ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत ना हो, है ना। इस मेथड का यूज कब करते हैं बच्चों, तब करते हैं जब हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं हो, तब करेंगे। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये इंपरफेक्ट मेथड था, इस मेथड में एज्यूम किया गया कि ग्राउंड आपका यूनिफॉर्म और रेगुलर स्लोप में है। इस मेथड का यूज तब करते हैं जब हाई एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती। इस मेथड का यूज स्मॉल स्केल वाले मैप के लिए करते हैं, क्योंकि एरिया बड़ा होगा तो मैप छोटा लिया जाएगा, ठीक है ना। इस मेथड का यूज हम स्मॉल स्केल वाले मैप के लिए करते हैं। इस मेथड का यूज भाई हम लार्ज एरिया के लिए करते हैं, लार्ज एरिया कह दो या लार्ज प्रोजेक्ट कह दो, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं हमारे उनके लिए करते हैं। बड़े प्रोजेक्ट का एरिया स्केल हमेशा छोटा लिया जाता है, बड़े प्रोजेक्ट मतलब हमने कह दिया कि हमारा जो एरिया है इतने मीटर स्क्वायर एरिया है, ये कितना हो गया 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया था, स्केल इसका छोटा हो जाएगा, मान लो हमने कह दिया कितना कह दिया हमने 1/1000, ये स्केल ले रहे हैं हम 1000 मीटर को 1 मीटर मान के चल रहे हैं, है ना। वहीं अगर इसकी तुलना में हम देखें, अगर 1/100 लेते या 1/10 लेते, तो 1/10 आपका बड़ा स्केल होता है, ये छोटा स्केल है, तो जितना बड़ा एरिया उतना स्केल छोटा, क्योंकि नीचे की संख्या बड़ी हो तो स्केल छोटा हो जाता है, और बड़े एरिया में नीचे संख्या बड़ी रखी जाती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, एरिया बड़ा तो स्केल छोटा, स्केल छोटा क्या होता है क्योंकि नीचे नंबर बड़ा होगा तो स्केल को छोटा कहते हैं। तो ये जो आपका मेथड है भाई, ये इस मेथड का यूज हम स्मॉल स्केल वाले मैप के लिए करते हैं, और इस मेथड का यूज हम जो है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, बड़े एरिया के लिए करते हैं। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, बड़े एरिया की कोई परियोजना है तो उसे लार्ज प्रोजेक्ट कह देंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसके बारे में और याद रखेंगे आप कि यह बहुत ही सरल, शीघ्रगामी और अशुद्ध विधि है, शुद्ध नहीं अशुद्ध, क्योंकि इसमें जो है परफेक्शन नहीं मिल पाती। दो क्रमागत बिंदुओं के मान को ध्यान में रखते हुए अंदाजे से दोनों के मध्य वांछित उच्चता वाले बिंदु लगा लिए जाते हैं, और कार्य की शुद्धता की भी जांच अनुमान से की जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे भाई, इस मेथड में जो दो क्रमागत हमारे बिंदु थे, आरएल वाले बिंदु थे, उनके जो मान होंगे, जो उनकी वैल्यूज है, उन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर रहे हैं, अंदाजे से, है ना, अंदाज से ही तो आप दोनों के बीच में कोई भी एक निश्चित आरएल मान ले रहे थे, एक वांछित उच्चता मतलब हो गया एलिवेशन या आरएल, है ना, एक वांछित आरएल वाला बिंदु लगा लिया जाता था, और कार्य की शुद्धता की जांच नहीं करते हम, वो हम कार्य क्षेत्र में कर लेते हैं, अलग से कुछ नहीं जांच करते। शुद्धता की जांच भी मतलब सॉरी अनुमान से कर लेते हैं, अंदाजे से, ऐसा नहीं कोई कैलकुलेशन करके चेक करने की सही है नहीं है, अंदाज से चेक कर लेते हैं, दोनों के बीच में आया पॉइंट बिल्कुल ठीक है, टिक कर दिया और लाइन खींच दी। तो ये आपका हो गया भाई एस्टिमेशन मेथड। आप सभी को समझ आ गया ना एस्टिमेशन मेथड क्या होगा भाई, दिस इज अ वेरी सिंपल, क्विक एंड रफ मेथड, कीपिंग इन माइंड द वैल्यू ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स, द पॉइंट ऑफ डिजायर्ड एलिवेशन, हमें डिजायर्ड एलिवेशन का जो पॉइंट होगा इज टेकन बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में लगा लेंगे आप। द एक्यूरेसी ऑफ वर्क इज आल्सो चेक्ड बाय गैसिंग, बाय गैस करके हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल आसान है, ये मेथड क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। इंटरपोलेशन का दूसरा मेथड सुन लीजिए। इंटरपोलेशन का दूसरा मेथड क्या होता है भाई, इंटरपोलेशन का जो दूसरा मेथड होता है बेटा, ये एक परफेक्ट मेथड है। कैसा मेथड है ये एक परफेक्ट मेथड है, परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसलिए इम्परफेक्ट नहीं बल्कि परफेक्ट मेथड है। याद रखेंगे कैसा मेथड है, परफेक्ट मेथड है ये, ठीक है। इस मेथड में दो पॉइंट के बीच कैलकुलेशन की जाती है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम कैलकुलेशन करते हैं, वहां तो दो पॉइंट के बीच में अंदाजे से बता दे रहे थे निकाल करके, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, मैं करके भी दिखाऊंगा कैलकुलेशन, ठीक है। इस मेथड में दो पॉइंट के बीच में क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन करते हैं। इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमें हाई एक्यूरेसी की जरूरत हो, उससे बिल्कुल उल्टा है ये, एस्टिमेशन से बिल्कुल उल्टा है ये, ठीक है ना। ये परफेक्ट मेथड है, इस मेथड में दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेशन की जाती है। इस मेथड का यूज तब करते हैं जब हाई एक्यूरेसी की जरूरत हो। बताइए थ्योरी टू कंटेंट है, एकदम सिंपल भाषा में ना, बिल्कुल सभी को समझ आ रहा होगा भाई। इस मेथड का यूज हम कब करेंगे बेटा, तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट या लार्ज स्केल पर करेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो एरिया बहुत बड़ा कंसीडर नहीं करते, मीडियम सा एरिया कंसीडर कर लेंगे, उसके लिए इंटरमीडिएट स्केल ले लेंगे, या फिर आप कोई भी यहाँ पर एक स्मॉल स्केल यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड का यूज लार्ज या फिर इंटरमीडिएट स्केल वाले मैप के लिए करते हैं, स्मॉल सॉरी लार्ज या इंटरमीडिएट स्केल, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट कैसा होगा, हमारा स्मॉल प्रोजेक्ट होगा। इस मेथड का यूज जो है हम स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, कैलकुलेशन मेथड के बारे में समझ आ गया। कहेंगे सर ये बात तो सारी समझ आ गई, परफेक्ट मेथड है और दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेशन करते हैं, हाई एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल होता है, तो हम यहाँ पर इसके लार्ज रखेंगे या इंटरमीडिएट रखेंगे। बट आपने ये जो पॉइंट कहा कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो एक बार कंफर्म कर देते कैलकुलेशन करके हम कैसे बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये डायग्राम देखा, इसमें हमने यहाँ तो अंदाजे से बता दिया बीच बीच में, लेकिन इसी को कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे कि ये पॉइंट हमारा यहीं पर आएगा, ये एक बार बता देंगे तो हमें बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये इसके कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला आप सबको याद रखना होगा दोस्त, एक फॉर्मूला आप सभी बच्चों को याद रखना होगा, मैं चाहता हूं आप इसे जरूर याद करें, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, जो रिक्वायर्ड कंटूर लोकेशन होती है वो निकालना सीख लीजिए। रिक्वायर्ड कंटूर लोकेशन का मतलब क्या है, जो आपकी रिक्वायर्ड कंटूर लाइन है, जैसे हमने कह दिया कि 98.5 मीटर का आरएल है हमारा, ये रिक्वायर्ड कंटूर लाइन होगी, आवश्यक कंटूर लाइन है जो मैं कंटूर मैप पर दिखानी है। तो इसकी रिक्वायर्ड कंटूर लोकेशन का क्या होगी, यानी किस लोकेशन पर स्थित होगा, ये ज्ञात करना हम सीख रहे हैं।
ये तो डायग्राम हमने जो पीछे बना के दिखाया वही है। मान लीजिए कि हमने 5-5 मीटर के स्क्वायर ले रखे हैं, इसके आरएल हमने बता दिया 98, 99, 100, ये 99, 100, 101, 100, 101, 102 ऐसे करके आगे तक खींच रखे हमने ये सब, ठीक है। यहाँ पर मान लो आगे भी पॉइंट आप दिखा सकते हैं, ये आपका 101 वाला पॉइंट हो गया, ये 102 वाला पॉइंट और ये 103 आरएल वाला पॉइंट हो गया। सारे पॉइंट हमने यहाँ पर बता दिए इस तरह से, ये तो हमें पहले से पता है। अब हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं बच्चे, ये बताने वाले हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट वास्तव में यही आएगा। तो हमने कह दिया ये स्क्वायर हमारे 5-5 मीटर के थे, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की ओवरऑल लंबाई कितनी होगी आपकी, ये जो ओवरऑल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक हमने 5 मीटर मान ली, क्योंकि स्क्वायर 5 मीटर का था, इधर भी 5 इधर भी 5। समझ पा रहे हैं सब बच्चे। ये जो स्क्वायर है भैया आपका, ये वाला स्क्वायर जिसे मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आप सबको थोड़ा सा और बोल्ड करते हुए, ये ठीक है ना, ये जो अपना स्क्वायर है ना, ये इस तरह का, ये जो मैंने दिखाया है, ये 5 मीटर का स्क्वायर था। दिख रहा है सभी बच्चों को स्क्वायर कितना था बेटा, ये 5 मीटर का स्क्वायर था। जब ये वैल्यू 5 मीटर और ये वैल्यू भी 5 मीटर है, तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पर इस स्क्वायर के 2 पॉइंट जो उनको नाम दे दिया, पॉइंट ए कह दिया, इस वाले पॉइंट को पॉइंट बी कह दिया। इसको ऐसे ही आप आगे नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे एबीसीडी करके नाम दे सकते हैं। तो ये ए बी था, इधर वाला पॉइंट डी ई है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है आपका ई। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हम जब रिक्वायर्ड कंटूर लोकेशन निकालते हैं तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड कंटूर लाइन का आरएल पता होना चाहिए, ये होगा ही पता हमें कह दिया कि 98.5 मीटर रिक्वायर्ड कंटूर लाइन है, तो ये हमें यहाँ पर ढूंढ के बताओ कहाँ आएगी। तो इस लाइन को ढूंढने के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन मेथड का यूज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, रिक्वायर्ड कंटूर लोकेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, हम ए और बी के बीच में रिक्वायर्ड कंटूर लोकेशन निकाल रहे हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मुला सुन लीजिए, ये फॉर्मुला सभी को याद होना चाहिए। पहले हम लेवल डिफरेंस लेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है ना भाई, लेवल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड रिक्वायर्ड कंटूर पॉइंट, मतलब जो लेवल डिफरेंस हम देखेंगे कि लेवल में, लेवल मतलब उनके आरएल में कितना डिफरेंस आ रहा है, किस किस के आरएल में। तो ये पहला पॉइंट ये हो गया, और जो हमारा रिक्वायर्ड कंटूर लोकेशन वाला पॉइंट होगा, रिक्वायर्ड कंटूर लोकेशन वाला पॉइंट जो भी होगा, रिक्वायर्ड कंटूर लोकेशन का मतलब समझ रहे हैं, जो हमें यहाँ पर ये दे रखी वैल्यू ये वाली। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट ए है, इसका कंटूर मतलब इस पॉइंट का आरएल हमें पता है, तो पॉइंट ए का आरएल पता है उसको लेंगे, और जो हमारा रिक्वायर्ड कंटूर लोकेशन वाला पॉइंट है, जैसे हम रिक्वायर्ड कंटूर लाइन कहेंगे, ये लेंगे। तो ये 98 आरएल था, ये 98.5 आरएल है। तो पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेते हैं कितने का है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.5 का जो डिफरेंस है भैया, ये 98.5 है, ये 98 है, तो केवल 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं, जिसको हम कैसे बोलेंगे लैंग्वेज की फॉर्म में, कि हम लेवल डिफरेंस ले रहे हैं बिटवीन किस किस के बीच में, पॉइंट ए के बीच में और जो हमारा रिक्वायर्ड लोकेशन पॉइंट था इसके बीच में, इन दोनों के बीच में लेवल डिफरेंस ले लिया, ऊपर लिख दिया। नीचे क्या लेते हैं, नीचे हम लेवल डिफरेंस लेते हैं बेटा पॉइंट ए और जो अपना पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में लेवल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी। तो ये सबको याद रहेगा। ऊपर तो लेंगे लेवल डिफरेंस हम पॉइंट ए और इसके बीच में, नीचे लेंगे लेवल डिफरेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। पॉइंट ए और बी के बीच में कितना लेवल डिफरेंस है, 1 मीटर का, क्योंकि इसका आरएल 98 है और इसका आरएल 99 है, इसलिए केवल 1 मीटर का लेवल डिफरेंस है। समझ आ रहा है। ये तो हमें अनुपात समझ आ गया कि लेवल डिफरेंस लेंगे पॉइंट ए और रिक्वायर्ड लोकेशन, जो आपका रिक्वायर्ड कंटूर लोकेशन पॉइंट है, ये इन दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस। नीचे लेते हैं लेवल डिफरेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का। इतना करने के बाद फिर हमें डिस्टेंस लेनी होती है, गुणा कर, ये तो रेशियो हो गया, इसमें गुणा कर देते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है ये वाली, इस डिस्टेंस से गुणा कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इनके बीच की दूरी कितनी है, जब हमने कह दिया 5 मीटर का स्क्वायर है, तो ये दूरी भी तो 5 मीटर होगी भाई, ये दूरी 5 मीटर होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो आप चेक कर लीजिए कैलकुलेशन को। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, 98 ये था और ये 98.5 था, इन दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस लिया। ये माइनस जैसा साइन ऐसे कर दिया, इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाना होता है डिफरेंस का मतलब, माइनस वगैरह नहीं लगाएंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। नीचे भी डिफरेंस ले रहे हैं, नीचे ए और बी के बीच में लेवल डिफरेंस ले रहे हैं 99 और 98 के बीच में। तो ऊपर तो 0.5 आएगा, ऊपर 0.5 आएगा, नीचे 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा। और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर थी, तो भाई 0.5 बटे 1 तो 0.5 ही हो जाएगा। तो जब आप 0.5 को और गुणा कर रहे हैं कितने से, 5 से, तो गुणा करिए कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये तो भाई ये 2.5 ही तो आएगा। बोलिए 2.5 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल। तो ये जो 2.5 आ रहा है, आप इसको पॉइंट ए से 2.5 दूरी खींच दीजिए। तो हमने ए से यहाँ तक 2.5 दूरी खींच दी है, ये वाली 2.5 मीटर। जब 2.5 मीटर खींच दी तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया, ये वाला ये पॉइंट मिल गया बच्चों में। ये पॉइंट समझ आ गया सभी को। सेम इसी वे में हम ये जो ए और डी पॉइंट है, इनके बीच का पॉइंट भी डिसाइड करेंगे। इसके बीच का पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, पॉइंट ए लेंगे आप, और जो पॉइंट है आपका रिक्वायर्ड वाला, इस पॉइंट का लेवल डिफरेंस ले लेंगे, ये 98.5 आ जाएगा। फिर इस ए और डी के बीच में लेवल डिफरेंस लेंगे जो कि 1 का आएगा नीचे। फिर क्या करेंगे भाई, फिर आप इन दोनों के बीच की दूरी से गुणा कर देंगे, ये भी 5 मीटर ही था, ये रहा, गुणा कर दीजिए तो 2.5 यहाँ जाएगा। जब 2.5 यहाँ आएगा तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा 2.5 पर। फिर इन दोनों को मिलाकर कंटूर लाइन खींच देंगे। हो गया कैलकुलेशन मेथड। सभी को समझ आ गया ये, बोलिए बोलिए भाई, ठीक है ना, मुझे कंफर्म कर दीजिए सभी को समझ आ गया। बहुत आसान है बेटा ये। ऐसे ही आप लोग 99.5 मीटर, 100.5 मीटर कोई से का भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। और जरूरी नहीं है कि आप ये 99.5 मीटर या यहाँ पर संख्या आपके 98, 99, 100 ऐसी हो, कुछ भी संख्या दे रखी हो, कैलकुलेशन में ध्यान यही रखना है, इनके आरएल तो आपको पता होंगे दोनों के, और जो रिक्वायर्ड कंटूर पॉइंट है उसका भी आरएल पता होगा। तो तीनों आरएल अगर आपको पता है तो ऊपर तो हम ये ए के आरएल और रिक्वायर्ड वाले आरएल को घटाते हैं, और नीचे हम किसको घटाएंगे, ए और बी के आरएल को, यानी दो जो पॉइंट है जिनके बीच में पॉइंट बताना है उनके आरएल को घटाएंगे और दोनों के बीच की दूरी से गुणा कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये चीज बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी।
कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया बच्चों, यही हमने यहाँ कहा था कि इसमें जो है 2 पॉइंट के बीच में कैलकुलेशन की जाती है, तो हमने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दी। बाकी यहाँ 1-2 पॉइंट आप और याद रख सकते हैं। इंटरपोलेशन की यह सबसे परिशुद्ध विधि है, परंतु इसमें समय अधिक लगता है क्योंकि कैलकुलेशन भी अधिक करनी पड़ती है। इस मेथड को हम भाई कैसे समझ सकते हैं, तो निम्न प्रकार समझ सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। संपूर्ण सर्वे क्षेत्र को वर्ग सेक्शन में बांट लेंगे, वर्गों के कोने पे खुंटियां गाड़ देंगे, उनके आरएल ज्ञात कर लेंगे और रिक्वायर्ड कंट्रोल लाइन को फिर ढूंढ लेंगे। तो ये डायग्राम ये रहा, जिस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं वो डायग्राम ये रहा, ठीक है। हमने क्या कह दिया भाई, हमने कह दिया कि हम इंटरपोलेशन जो सबसे शुद्ध विधि है, इसमें समय अधिक लगेगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसको कैसे समझा हमने, चित्र की सहायता से समझा कि पहले हमने इसको वर्गों में बांट लिया, कोने पर खुंटियां लगा के उनके आरएल ज्ञात कर लिए, फिर कैलकुलेशन द्वारा इनके बीच में हमने पॉइंट को ढूंढ के बता दिया। ये है भाई आपका यहाँ पर कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। चलिए, बाकी ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट फिर भी आप इसके 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं। ग्राफिकल मेथड भी एक शुद्ध मेथड होता है आपका, क्योंकि इसमें ग्राफ बनाएंगे तो और भी चीजें आसान हो जाती हैं। तो इस मेथड का यूज तब करते हैं जब हाई एक्यूरेसी की जरूरत हो। भाई इस मेथड में भी क्या होता है बच्चों, हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, तब करते हैं इसका यूज, ठीक है। और अधिक मात्रा में इंटरपोलेशन करना हो, ज्यादा बड़ी संख्या में करना हो इंटरपोलेशन, तो कैलकुलेशन में समय ज्यादा लग जाएगा, तो उसके आप ग्राफिकल मेथड यूज कर लेंगे। जब आपको ज्यादा मात्रा में इंटरपोलेशन करना है, कई सारे पॉइंट ढूंढने हैं, तो उसके आप ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं। ये बहुत तेजी से काम करने वाला मेथड है, यानी ये मोस्ट रैपिड मेथड है, इसमें समय बहुत कम लगेगा और ये भाई कन्वीनियंट भी है, सुविधाजनक भी है। ये ग्राफीय विधि से आप समुच्च रेखाओं का अंतर्वेशन काफी सरल है, इसमें समय भी कम लगता है, ठीक। और इसका परिणाम भी विश्वसनीय है, यानी अच्छे परिणाम आते हैं इसके, ठीक। अब यहाँ पर ग्राफ वगैरह प्लॉट करके आपको नहीं दिखाना है, सिर्फ इतना से याद रख सकते हैं, क्योंकि 3 मेथड थे, इनमें से आपको तीनों मेथड समझ आ गए होंगे। सबसे अच्छा कैलकुलेशन मेथड है, आराम से आप कर सकते हैं। तो बस यही है आपका भाई इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन भी आपको खत्म हो गया, समझ आ गया सभी को। तो फाइनली जो आपका चैप्टर था ये पूरी तरह संपन्न हुआ, इसमें कुछ भी नहीं बचा दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं बचा, आपका सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10 के 10 टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आप सभी को, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा भाई, आपका पहला चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग दोस्त इतना ही रखेंगे, जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था वो यहाँ से किया था स्टार्ट। टॉपिक्स के नाम के बाद सबसे पहले क्रॉस सेक्शन मेथड को समझा, इसको बढ़िया से डायग्राम वगैरह की हेल्प से अच्छे से क्लियर कर लिया है ना, इसके सारे पॉइंट समझे, डिफरेंस हमने यहाँ पर समझ लिए, फिर हमने इंटरपोलेशन समझ लिया। इंटरपोलेशन जो यहाँ पर हमने समझा, तीनों मेथड थे इसके, तीनों मेथड की बात कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। तो ये पीडीएफ भी आपको दे दिया जा रहा है, फाइनली आपका कंटूरिंग कंप्लीट होता है यहीं पर, ठीक है जी। कंटूरिंग आपका समाप्त हो गया है। और बताइए कुछ, कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत परेशानी? पहला चैप्टर क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कम से कम 10 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आप ये स्टार्टिंग के मतलब पहला लेक्चर तो केवल सिलेबस के डिस्कशन का था, 6 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये जो 6 लेक्चर है 6 घंटे के, इन्हें सही से बैठ के तैयार कर लेंगे आप, 10 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। 10 नंबर आपके पूरी तरह तैयार हो गए, कंटूरिंग आपने सीख लिया। इससे ज्यादा कंटूरिंग में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैंने यहाँ पढ़ाया बेटा बिल्कुल जेई लेवल का कंटेंट आपको दिया है। अगर आप कभी जेई की भी प्रिपरेशन करेंगे ना, कंटूरिंग में इससे ज्यादा बनेगा ही नहीं, जेई में भी नहीं बनेगा। आप देख लीजिएगा कहीं पर भी पढ़ेंगे ना कोई भी डेमो वगैरह, ये पूरा जेई लेवल का कंटेंट आपको मैंने कंटूरिंग का दे दिया है। जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे आपकी किताब से बाहर के, वो सब भी बता दिए साथ में, और इसी भाषा में बताने की पूरी कोशिश की है। सेम वे में इसी तरह से सारा कंटेंट आपका चलता रहेगा। अभी जीटेक क्वाली पर 15 अगस्त वाला ऑफर चल रहा है और ये रक्षाबंधन तक रहेगा। जो भी बच्चे आपके साथ के हों, प्लीज आप उन सबको जरूर सजेस्ट करें इस कोर्स के बारे में। आप सब पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा किस लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है, तो एक बार सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं, सपोर्ट करें हमारा, और बच्चों को भी आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। बिल्कुल चाहत जी, अभी आपका जो पीडीएफ है लेक्चर 5 का क्विक का, वो भी अपलोड कर दे रहे हैं, और ये कंटूरिंग का लास्ट वाला लेक्चर का पीडीएफ ये भी अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आपकी क्लास होगी आपके शेड्यूल के आधार पर।